विद्यार्थियों, आज अपन द्वितीय इकाई का अंतिम चैप्टर कंपनियों का समापन शुरू करेंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है, उसी प्रकार उसका समापन भी विधान के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। समापन की दशा में सक्षम व्यक्ति या संस्थाएं समापन के कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसे सरकारी समापक ऑफिशियल लिक्विडेटर या निस्तारक लिक्विडेटर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा कंपनी की संपत्तियों को बेचकर राशि वसूल की जाती है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। यदि दायित्व चुकाने में राशि कम पड़ जाए और अंशधारियों से कुछ राशि मंगवानी बाकी हो, तो ये राशि अंशधारियों से वसूल करने का कार्य भी समापक द्वारा ही किया जाता है। और लेनदारों को उनके दावों का भुगतान करने के बाद कोई राशि शेष बच जाए तो उसे भी अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार अंशधारियों में वितरित करने का कार्य समापक द्वारा ही किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270(1) के अनुसार कंपनी का समापन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है अनिवार्य समापन, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, या जिसे कहते हैं न्यायालय द्वारा समापन, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। और दूसरा होता है ऐच्छिक समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ऐच्छिक समापन तीन तरीके से हो सकता है: सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स, लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स, और न्यायालय की देखरेख में समापन, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार निम्नलिखित ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें एक कंपनी का ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा समापन किया जा सकता है। वे परिस्थितियां हैं: नंबर 1, यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो या सक्षम न हो। नंबर 2, यदि कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पास किया हो कि कंपनी का समापन न्यायालय द्वारा हो। नंबर 3, यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करे जो देश की अखंडता एवं प्रभुसत्ता के विपरीत हो, जैसे देश की सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, जनादेश, शिष्टाचार एवं नैतिकता के विपरीत हो। तो चौथा है, यदि न्यायालय ने कंपनी के समापन का आदेश अधिनियम के अध्याय 19 के अंतर्गत कंपनी के रुग्ण होने के कारण दे दिया हो। और पांचवा है, यदि रजिस्ट्रार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने हेतु आवेदन किया जाता है, तो अधिकरण कंपनी के समापन हेतु अपनी राय देगा। और यदि कंपनी के कार्यों को कपटपूर्ण तरीके से संचालित किया गया हो, या कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण और गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए किया गया हो, या कंपनी के निर्माण या क्रियाकलापों के प्रबंध से संबंधित व्यक्ति कपट, अपकरण मतलब मिसफिजेंस या दुराचरण, मिसकंडक्ट के अपराधी पाए गए हों। छठा है, यदि कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास लाभ हानि खाता और चिट्ठा या वार्षिक प्रतिवेदन लगातार किन्हीं 5 वर्षों तक जमा कराने में त्रुटि की हो। और लास्ट, यदि न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल की राय में कंपनी का समापन ठीक और उचित हो, तो इन सारी परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल अनिवार्य रूप से कंपनी को समापन करने का आदेश दे सकता है। अब बात आता है एक कंपनी समापन में कब जाती है, जब वह अपने ऋणों का भुगतान करने में
असमर्थ मानी जाए। तो एक कंपनी को ऋणों के भुगतान करने में असमर्थ कब माना जाता है? एक कंपनी shall be deemed to be unable to pay its debts। तो धारा 271(2) कहती है कि निम्नलिखित 3 परिस्थितियां हैं जिसमें एक कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाता है। पहली है, एक कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ मानी जाएगी यदि कंपनी के लेनदारों की राशि 1 लाख रुपए से अधिक है और उसने स्वयं या रजिस्टर्ड डाक से या अन्य तरीके से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऋण के भुगतान की मांग की हो और ऐसी मांग के प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर भुगतान या पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध कराने या नया रूप देने या ऋणों को साथ मिलाने में असफल रही हो या न ही लेनदारों की संतुष्टि के अनुसार कोई समझौता किया हो, तो वो ऋणों के भुगतान में असमर्थ मानी जाएगी। और दूसरा है, यदि लेनदारों को अपने पक्ष में न्यायालय से कोई डिक्री या ऋण की वसूली के लिए आदेश मिला हो और कंपनी आदेश को पूर्ण या आंशिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाई हो या असंतुष्ट करके लौटा दे। और लास्ट है कि यदि न्यायालय कंपनी के संभावित एवं प्रत्याशित दायित्वों को मद्देनजर रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में एक कंपनी ऋणों को भुगतान में असमर्थ मानी जाएगी। अब दूसरा समापन का तरीका है ऐच्छिक समापन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 304 के अनुसार निम्नलिखित दशाएं हैं 2 जिसमें कंपनी का ऐच्छिक समापन होता है। नंबर 1, यदि कंपनी के अंतर नियमों के द्वारा कोई पूर्व निर्धारित समय समाप्त हो जाता है या अंतर नियमों के अनुसार घटित होने वाली कोई घटना घट जाती है जिससे कंपनी का समापन हो और कंपनी अपनी साधारण सभा में ऐच्छिक समापन के लिए साधारण प्रस्ताव पारित कर दे। और दूसरा तरीका है कि एक कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करे कि कंपनी का ऐच्छिक समापन किया जाए। तो ये ऐच्छिक समापन सदस्यों द्वारा एवं अथवा लेनदारों द्वारा भी कराया जा सकता है, मतलब सदस्यों द्वारा या लेनदारों द्वारा या दोनों द्वारा करवाया जा सकता है। धारा 306 के अनुसार ऐच्छिक समापन हेतु कंपनी द्वारा कंपनी की सभा के साथ साथ उसी दिन या अगले दिन लेनदारों की सभा बुलाई जाएगी जिसमें कंपनी का संचालक मंडल कंपनी की स्थिति का पूर्ण विवरण लेनदारों की सूची के साथ प्रस्तुत करेगा। इस सभा के संचालन के लिए किसी एक संचालक की नियुक्ति की जाएगी। यदि मूल्य के अनुसार 2/3 लेनदारों की राय हो कि सभी पक्षों के हित में कंपनी का ऐच्छिक समापन कर दिया जाना चाहिए, तो ऐच्छिक समापन कर दिया जाए। या कंपनी अपने ऋणों को या संपत्तियों से वसूली में से पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है, तो इस आशय का ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि यह सभी पक्षों के हित में है कि कंपनी का भाग फर्स्ट के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा समापन किया जाए। कंपनी द्वारा 14 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। लेनदारों की सभा में पास हुए प्रस्ताव का नोटिस कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को इसके पारित होने के 10 दिन के अंदर भेज देना चाहिए। यदि कोई कंपनी धारा 306 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उस पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है। कंपनी का संचालक जो इस त्रुटि के लिए दायी है उसे भी 6 माह की सजा या कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है, या दोनों ही सजाओं से
दंडित किया जाएगा। धारा 307(1) के अनुसार ऐसे समापन की दशा में प्रस्ताव पारित करने के 14 दिन के अंदर इस प्रस्ताव की सूचना विज्ञापन के माध्यम से सरकारी गजट, ऑफिशियल गजट तथा ऐसे जिला स्तर के अखबार में देनी चाहिए जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय विद्यमान है। धारा 307(2) के अनुसार यदि इसमें त्रुटि की जाती है तो कंपनी तथा उसके प्रत्येक अधिकारी जो त्रुटि के लिए दोषी हैं उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन त्रुटि जारी रहती है जुर्माने के रूप में लगाए जाएंगे। धारा 306(3) के प्रावधान कहते हैं कि यदि लेनदारों ने समापन का प्रस्ताव पास किया है तो उनके द्वारा किए गए समापक की नियुक्ति तभी प्रभावी होगी जब मूल्य के अनुसार कंपनी के बहुमत लेनदार इसे अनुमोदित कर दें। मूल्य के अनुसार का मतलब है अमाउंट के हिसाब से 2/3 अमाउंट के, अन्यथा लेनदारों को दूसरा समापक नियुक्त करना पड़ेगा। धारा 310(3) के प्रावधान बताते हैं कि इन्हीं के मतलब लेनदारों के द्वारा इसके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा। धारा 311 के प्रावधान बतलाते हैं कि कंपनी या लेनदारों द्वारा नियुक्त समापक को हटाने के लिए उसे लिखित में हटाने के कारण बताते हुए नोटिस दिया जाता है। धारा 311(3) के प्रावधान बताते हैं कि 3/4 सदस्यों या मूल्यानुसार 3/4 लेनदारों, मतलब 10 लाख हैं तो 7.5 लाख के लेनदार, मूल्य के मतलब अमाउंट के हिसाब से 3/4 लेनदारों द्वारा अपनी सभा में समापक द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर उसे हटाना निर्धारित किया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। और पद रिक्त चाहे मृत्यु से हो या त्यागपत्र देने से हो या हटाने से हो, उसकी वापस नियुक्ति धारा 310 के प्रावधान अनुसार कंपनी या लेनदार द्वारा ही की जाएगी। सदस्यों द्वारा समापन में संचालकों को संचालक मंडल की सभा में कंपनी की शोधन क्षमता संबंधी घोषणा करनी पड़ती है। इसके बाद कंपनी की साधारण सभा बुलाकर उसमें कंपनी के समापन का प्रस्ताव और धारा 310 के अनुसार समापक की नियुक्ति एवं उसके पारिश्रमिक के प्रस्ताव पारित करवाए जाते हैं। समापक की नियुक्ति के बाद संचालक के समस्त मतलब संचालकों के या संचालक मंडल के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। धारा 312 के अनुसार समापक के नियुक्ति की सूचना नियुक्ति की तिथि के 10 दिन के अंदर कंपनी समापक के नाम और विवरण सहित कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को दी जाती है। और इसमें यदि त्रुटि हो जाती है तो कंपनी तथा उसका प्रत्येक अधिकारी अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने से दंडित होगा जब तक कि यह त्रुटि चलती रहे। इसी तरह यदि समापन कार्य 1 से अधिक वर्षों तक चले तो धारा 316(1) के प्रावधानों के अनुसार 316(1) मतलब 1 के प्रावधानों के अनुसार समापक प्रत्येक 3 माह में साधारण सभा लेनदारों की बुलाकर या सदस्यों को समापन संबंधी कार्रवाई का हिसाब प्रस्तुत करेगा तथा समापन की स्थिति से अवगत कराएगा। यदि इस कार्य में त्रुटि हो तो उसे ऐसी प्रत्येक त्रुटि के लिए 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कंपनी के समापन का सब कार्य पूरा हो जाए तो समापक धारा 318 के प्रावधानों के अनुसार समापन संबंधी समस्त हिसाब का एक पत्रक तैयार करेगा और उसे साधारण सभा बुलाकर उसमें प्रस्तुत करेगा। इस सभा की सूचना 1 माह पूर्व अखबार में विज्ञापन द्वारा दी जाएगी जिसमें सभा का समय, स्थान और उद्देश्य लिखा होगा। यह अखबार उस जिले में बांटा जाना आवश्यक होता है जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। सभा के 2 सप्ताह के अंदर समापक को हिसाब की प्रति तथा सभा की जानकारी रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। यदि समापक द्वारा धारा 318 के प्रावधानों का पालन करने में त्रुटि की जाती है तो उसे अधिकतम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब अपन डिस्कस करेंगे कि ऐच्छिक समापन की दशा में
समापक के दायित्व एवं शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो धारा 314(2) के अनुसार जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर इन वॉलंटरी वाइंड अप है, उसके अपन बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि धारा 314(2) के प्रावधान बतलाते हैं कि समापक अंशदायियों की सूची बनाएगा। अंशदायी मीन्स कॉन्ट्रीब्यूटरी, जिसमें प्रत्येक के नाम के साथ उसके दायित्व की राशि प्रमाण सहित लिखी जाएगी। समापक द्वारा कंपनी की सामान्य सभा बुलाई जाएगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार साधारण या विशेष प्रस्ताव पास कराकर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। धारा 314(4) के अनुसार कंपनी का समापक नियमित रूप से निर्धारित तरीके से लेखा पुस्तकें मेंटेन करेगा, संधारित करेगा तथा कंपनी के सदस्य और लेनदार और आवश्यक हो तो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी उनकी जांच कर सकेगा। धारा 314(5) के प्रावधान बतलाते हैं कि समापक लेखों का त्रैमासिक विवरण उचित प्रारूप में तैयार करके उचित प्रपत्रों के अंतर्गत उनका अंकेक्षण करवाकर त्रैमासिक अवधि की समाप्ति से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करेगा। यदि समापक द्वारा धारा 314(5) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है या उसमें त्रुटि की जाती है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जब तक ये त्रुटि जारी रहती है। धारा 314(6) के प्रावधान बताते हैं कि कंपनी का समापक कंपनी के ऋणों का भुगतान करता है तथा अंशधारियों में उनके अधिकारों को समायोजित करता है। कंपनी समापक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में आवश्यक सावधानी तथा डेलीगेंस बरतता है। यदि कंपनी का समापक धारा 314(5) के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों का पालन करने में त्रुटि करता है तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सके। ये तो ऐच्छिक समापन के बारे में जो कंपनी के संचालक मंडल है, अधिकारी है, इवन समापक है, उसकी ड्यूटीज और उनमें त्रुटि करने पर उस पर लगाए जाने वाले अर्थदंड इत्यादि के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब जब भुगतान होता है तो उसमें लेनदारों का क्लासिफिकेशन होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है अभिभावी पूर्वाधिकार भुगतान, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। तो संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 326 बताती है कि अभिभावी पूर्वाधिकारी भुगतान में निम्नलिखित भुगतान शामिल है, जिसमें कंपनी के समापन की दशा में श्रमिकों को देय राशि तथा सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण की राशि जो कि प्रतिभूति के मूल्य से सुरक्षित है और प्रतिभूति से वसूली पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो इनका पूरा भुगतान हो जाएगा। अन्यथा इन दोनों को प्रतिभूति से वसूली होने वाली राशि से भुगतान इन्हें देय राशियों के अनुपात में होगा। यह प्रावधान धारा 325(1)(3) के अनुसार है। इसके बाद राशि पर्याप्त होने पर यह भुगतान हो जाने के बाद अन्य भुगतान किए जाएंगे। श्रमिकों को देय राशि में धारा 325(3) के अनुसार जो मदें शामिल की जाती है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यदि समयानुसार या कार्यानुसार दर से वेतन या मजदूरी का या कमीशन का भुगतान पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित वेतन जो कि कंपनी में की गई सेवाओं के बदले कर्मचारी को मिलता है तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देनी है तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से कर्मचारी को देय उपार्जित छुट्टियों का पारिश्रमिक या मृत्यु की दशा में किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान जिसे अधिकार है या उसे नौकरी से हटाने का आदेश कंपनी के समापन के आदेश के कारण या इससे पूर्व भी दिया गया है,
और तीसरा है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के द्वारा कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता की दशा में क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व है तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। और लास्ट चौथा है कि कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के कल्याण हेतु भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान मीन्स ग्रेच्युटी निधि या अन्य किसी निधि में राशि देनी है, ड्यू है, तो उसे भी इसी में शामिल किया जाएगा, श्रमिकों को देय राशियों। तो धारा 326(1) के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को देय होने वाली राशि में समापन का आदेश होने से ठीक पूर्व के 2 वर्षों की देय राशियां या अन्य कोई अवधि जो निर्धारित हो उसका अन्य ऋणों जैसे सुरक्षित ऋणों को शामिल करते हुए प्राथमिकता से ऐसी संपत्तियों की वसूली के 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। सुरक्षित लेनदार के पास विद्यमान संपत्ति से पर्याप्त राशि वसूल हो जाती है तो सबसे पहले श्रमिकों की देय राशि का भुगतान होगा, तत्पश्चात फिर सुरक्षित लेनदारों का पूरा भुगतान होगा। यदि राशि अपर्याप्त हो तो धारा 325(3) के अनुसार श्रमिकों को देय राशि तथा सुरक्षित लेनदारों को देय कुल राशि के अनुपात में संपत्ति से वसूल होने वाली राशि का भुगतान किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक संपत्ति से वसूली 2 लाख रुपए होती है, श्रमिकों को देय राशि 3 लाख रुपए है और सुरक्षित लेनदारों को देय राशि 5 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए को 3:5 के अनुपात में भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में एक अपन उदाहरण लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित से धारा 326 के अंतर्गत अभिभावी पूर्वाधिकारी भुगतानों की गणना कीजिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग है 10 लाख, फैक्ट्री बिल्डिंग रियलाइज्ड है 6,60,000, वेजेज ऑफ वर्कर्स फॉर लास्ट 6 मंथ्स तो 4,000 पर मंथ से 24,000, एक्रूड हॉलीडे रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर्स से 18,000, कंपनसेशन ड्यू टू वर्कर्स अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है 16,000, ड्यू टू वर्कर्स फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेच्युटी फंड है 1,50,000। तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू टू वर्कर्स ज्ञात किया जाएगा। तो अमाउंट ड्यू टू वर्कर्स में एक तो 24,000 रुपये जो आपको दिए हुए हैं 6 महीने के, तो 4 महीने के ही इसमें लिए जाते हैं, तो वेजेज ऑफ वर्कर्स फॉर लास्ट 4 मंथ्स हो जाएगा 16,000, एक्रूड हॉलीडे रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर्स पूरा ही आ जाएगा 18,000 और कंपनसेशन पूरा ही आ जाएगा 16,000 और ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का पूरा अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। तो ये टोटल हो गया 2 लाख रुपये। तो पहला कैलकुलेशन होगा अमाउंट ड्यू टू वर्कर्स कितना है। अब दूसरा कैलकुलेशन होगा शेयर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्क्समैन ड्यू इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रियलाइज्ड। तो टोटल अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर से 10 लाख, अमाउंट ड्यू टू वर्क्समैन है 2 लाख, इन दोनों के बीच रेशियो है 5:1। तो शेयर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन अमाउंट रियलाइज्ड में हो जाएगा 6,60,000 इंटू 5/6 है, तो 5,50,000 तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिल जाएंगे और शेयर ऑफ वर्क्समैन ड्यू इन अमाउंट रियलाइज्ड में 6,60,000 इंटू 1/6 1,10,000 इनका हो जाएगा। अब बात आती है कि ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने होंगे। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर विच सिक्योरिटी बीइंग यूज्ड फॉर वर्क्समैन्स ड्यू, ये तो 1,10,000 होगी और बचे हुए 90,000 बैलेंस ऑफ वर्कर्स 2 लाख माइनस 1,10 90,000 ये हो गए। तो टोटल ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 2 लाख रुपए हो गए। इसी तरह से एक होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पूर्वाधिकारी लेनदार।